we will discuss about the first chapter of science, chemistry. Okay, so you know that in your science there are three like sub stream. Science में तीन sub stream होता है. Like you know that you have physics, you have chemistry and you have biology. ठीक है, तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री. ये आपका पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है बुक का भी. तो चैप्टर नेम इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है, तो हम पूरा लाइक वी विल गो पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन. एनसीईआरटी का पूरा हर एक चीज़ को देखेंगे, लाइन बाय लाइन सब कुछ समझेंगे. ओके, सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. यहाँ पे मार्टिनेज फिशर ने एक लाइन बोला है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? नो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. इन्होंने बोला है कि सारा फैक्ट साइंस नहीं है. जैसे डिक्शनरी का मतलब लिटरेचर नहीं है, वैसे हर कोई फैक्ट साइंस नहीं है. बट ए लॉट ऑफ फैक्ट्स आर देयर विच आर साइंटिफिक फैक्ट्स. एनीवे, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. तो जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ये उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू है. ठीक है, सो विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन, पहले केमिकल रिएक्शन क्या है वो देखेंगे. केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ठीक है, जैसे कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, जो भी है ये सब. फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन, उसको कैसे बैलेंस करते हैं. फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. नाउ कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो. कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हो समर टाइम में, तो क्या होगा? सुनाई दे रहा है ठीक से? क्या होगा बताओ, क्या बन जाएगा समर में? अभी समर है ना, क्या बन जाएगा बताओ? समर में अगर छोड़ देते हैं मिल्क को ऐसे, तो क्या बनेगा? कुछ चेंज होगा? श्रेयांश बताओ क्या होगा, क्या होगा? हाँ, दही बन जाएगा. तो क्या बोलते हैं इसको? कर्ड बन जाएगा. राइट, ओके. आयरन तवा या पेन या नेल अगर हम लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रखते हैं, तो क्या चेंजेस होगा इसमें? रस्ट हो जाएगा. ठीक है, रस्ट हो जाएगा. उसके बाद ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. तो ग्रेप्स फर्मेंटेड होकर क्या बनता है? वाइन बनता है ना. ठीक है, फॉर एग्जांपल वाइन बनता है या सड़ जाता है. ठीक है, व्हाटएवर जो भी होता है. फूड इज कुक्ड, कुकिंग हम करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी. डाइजेशन प्रोसेस, राइट. और वी रेस्पायर, हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस. ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो आपके बुक में ये कुछ चेंजेस दिए गए हैं. ठीक है, ओके. सो इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज्ड. यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चेंजेस हुआ है. मिल्क से क्या हो गया? कर्ड हो गया है. आयरन जो है नेल, वो रस्ट हो गया है. ग्रेप से वाइन में कन्वर्ट हो गया है. कुकिंग जो कर रहे थे, जो उसका जो फॉर्म स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया है. जो फूड हम खाए थे वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो गया है. ठीक है, और यहाँ पे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हम क्या लेते हैं रेस्पिरेशन में? O2 लेते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी में जाता है जब ये O2, ये हमारा हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सब चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी चीज़ का जो है फिजिकल चेंज हो रहा है, तो किसी का केमिकल चेंज हो रहा है. राइट. अब ये फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है, उससे जानने से पहले आप ये समझ लो कि क्या फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. ठीक है, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है. देखो यहाँ पे फिजिकल चेंज क्या होता है, जब कोई किसी भी चीज़ का ओनली फॉर्म और स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज. जब फॉर्म या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, बट सब्सटेंस रिमेन्स द सेम. सब्सटेंस जैसा कि वैसा है, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ है, साइज चेंज हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रिज में ना पानी रख दिया है. ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद फ्रिज ऑन है, तो क्या हो जाएगा? फ्रीजर के अंदर क्या हो जाएगा? आइस बन जाएगा. ओके. और जब करंट चला गया है, 2-3 घंटा तक करंट चला गया, उसके बाद वहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाता है? वो फिर से पानी हो जाता है. फिर से करंट आता है, तो फिर आधा घंटा बाद फिर से आइस. मतलब वही सेम चीज़ है, बस अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, मतलब फॉर्म चेंज कर रहा है. राइट. सॉलिड से गैस, सॉरी लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, ऐसे हो रहा है ना. बस इसका फॉर्म ही चेंज हो रहा है. कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है. नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. इसी वाटर को अगर बाहर हम छोड़ देंगे धूप में, तो इवापोरेट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. और स्टीम ऊपर जाके क्या होता है? फिर स्टीम वाटर जाके ऊपर जाके क्या होता है? वाटर साइकिल का नाम सुना है?
वाटर साइकिल, हाँ वाटर साइकिल का नाम सुना है ना आप लोग? ये जो नाला या नदी है वहाँ से, या फॉर एग्जांपल कोई पॉन्ड है, वहाँ का पानी जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। वाटर लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं? ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है। ये इवापोरेट होके चला गया, इवापोरेट होके चला गया मतलब कन्वर्ट हो गया स्टीम में या वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब ये वेपर ऊपर जाके क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या बनाता है, फिर कंडेंस होके क्लाउड्स बनाता है। ये सुनो, क्लाउड्स बनाता है। फिर ये क्लाउड्स प्रेसिपिटेट होके नीचे गिरता है कि नहीं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं ना इसको हम लोग। तो देखो यहाँ पे लिक्विड था, फिर गैस हो गया, फिर गैस से लिक्विड हो गया। सिमिलरली आइस का टुकड़ा भी बाहर रख दोगे तो सेम वही चीज़ होगा। पहले आइस का टुकड़ा को अगर आप रखते हो तो पहले वो सॉलिड से लिक्विड बनता है, फिर वो इवापोरेट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर फ्रिज में रख दिया तो फिर से वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई न्यू सब्सटेंस कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है, जो जैसा सब्सटेंस था वही है, बस फॉर्म चेंज हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस फॉर्मिंग वन और मोर न्यू सब्सटेंस। जैसे आयरन से आयरन ऑक्साइड बनता है, रोस्ट जो है ना आयरन ऑक्साइड की वजह से है, तो यहाँ पे दूसरा एक अलग सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे फिजिकल चेंज में अगर आप देखते हो तो नॉर्मली ये रिवर्सिबल है, वापस वही फॉर्म में आता है, रिवर्स हो जाता है, आइस से वाटर रिवर्स हो गया यहाँ पे। लेकिन ये नॉर्मली इरिवर्सिबल होता है, आयरन ऑक्साइड फिर से वापस सेम फॉर्म ऑफ आयरन में आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ आप समझ गए ना, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो हमने जस्ट देखा कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो चेंजेस वापस फिर से उसी के फॉर्म में आ जाते हैं या फिर रिवर्सिबल है। केमिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ये चीज़ें हमने देखा। अब मुझे बताओ, ये जो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ये किस तरह का चेंज है, फिजिकल है या केमिकल है? हाँ, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बताओ। अच्छा, कितने लोग फिजिकल बोल रहे हैं? फिजिकल कौन कौन बोल रहे हैं? कोई नहीं। केमिकल? सब लोग केमिकल बोल रहे हैं। ओके, ये हो गया तुम्हारा केमिकल चेंज, ये हो गया तुम्हारा केमिकल चेंज। रस्ट जो हुआ वो फिजिकल या केमिकल है? अभी हमने देखा क्या है, पायल विश्वाल समझ रहे हो, ये क्या है तुम्हारा केमिकल चेंज है। वाइन, ग्रेप से वाइन बन गया, वाइन वापस ग्रेप बन सकता है क्या? नहीं। तो क्या हो गया, ये केमिकल चेंज है। कुकिंग, जो फूड हम बनाते हैं वापस वो हो जाएगा, फिर वापस गोभी का तरकारी बनाने के वापस गोभी हो जाएगा? नहीं। तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन भी क्या है, वापस कोई फॉर्म में नहीं आ गया, सारे के सारे जितने भी क्या है, ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस है, राइट। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जैसे में हमने देखा आइस टू वाटर, वाटर टू आइस। ओके, सो हियर whenever chemical changes occur we can say that a chemical reaction has taken place। हम बोल सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब भी केमिकल चेंजेस होता है, कोई केमिकल रिएक्शन तो हुआ होगा ना, इसका फॉर्म में कुछ तो चेंज हुआ होगा, इसलिए वापस नहीं जा रहा है फिर से। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है, जो चेंजेस होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सो यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज हाउ और व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन, क्या होता है, हाउ डू वी कम टू नो केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये सब चीज़ हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्लियर। पहला एक्टिविटी देखो, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी एक्टिविटी टीचर्स के सुपरविजन में होना चाहिए, आपके लैब में होना चाहिए। वैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है, तो मैं बस आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन हम लोग लेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, क्लीन करेंगे, उसको साफ करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखो, मैं पूछूंगा आपको, ठीक है, हर एक चीज़ से क्वेश्चन पूछूंगा, क्यों जब बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। तो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हमने क्लीन किया, 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको सैंड पेपर से रब करके हम क्लीन कर रहे हैं। ये क्लीन क्यों कर रहे हैं ये मैं बाद में पूछूंगा, ठीक है, इसको दिमाग में रखो, बाद में पूछूंगा। ओके, अब देखो, आपको एक पेयर ऑफ टंग के साथ इसको पकड़ना है, चिमटा बोलते हैं ना हम लोग, चिमटा के साथ इसको पकड़ेंगे। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर, इसको एक स्पिरिट लैम्प या बर्नर के थ्रू बर्न करेंगे, जलाएंगे। जलाना क्या होता है, कंबसन ना, जलाने को क्या बोलते हैं, कंबसन बोलते हैं इसको, कंबसन रिएक्शन, कंबसन होगा तो कंबसन करेंगे। सो देन कलेक्ट द एश फॉर्म्ड इन वाच ग्लास। अब इसमें आप जो है देखेंगे, वाच ग्लास में इसको देखेंगे, और ये मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हो जाता है तो हम आँख से दूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम, बहुत
तेज़ी से जो वाइट फ्लेम निकलता है उसको कॉन्स्टेंटली देखोगे तो शायद कुछ देर तक आपका आंख में वही दिखता रहेगा, आंख को डिस्टर्ब करता है, राइट। बहुत डेजलिंग वाइट फ्लेम जो है यहाँ पे तुम्हारा निकलेगा। मैग्नीशियम रिबन जब भी बर्न होता है ये निकलेगा, तो ये चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, जो तुम्हारा मैग्नीशियम रिबन था वो वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ये जो पाउडर है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एंड दिस इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैग्नीशियम है जब आपने जलाया, कॉम्बसन हुआ, कॉम्बसन में क्या होता है, क्या मिलता है उसके साथ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेल्प्स इन कॉम्बसन, राइट। तो ऑक्सीजन की वजह से ये तुम्हारा जल गया, और जब जल गया ये बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड ये है तुम्हारा, जो कि वाच ग्लास में तुमने देखा वाइट कलर का है, वाइट पाउडर है, और जब ये जल रहा था तो डेजलिंग वाइट फ्लेम दे रहा था। इतना चीज़ हमने देखा, ठीक है, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं। सब रिएक्शन को लास्ट में हम लोग ना ये करेंगे, समराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, टेक ए लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, हम एक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे। लीड नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, PbNO3 होता है, ठीक है, PbNO3 होल 2, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा, कैसे PbNO3 होल 2 क्यों हुआ, PbNO3 क्यों नहीं हुआ, सब पढ़े होंगे, लेकिन मैं अगर किसी को डाउट हो तो मैं रिवाइज करवा दूंगा बाद में। ये 9th का कंसेप्ट है, राइट। ओके, PbNO3 होल 2 बोलते हैं लेड नाइट्रेट को। किसको, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने लिया टेस्ट ट्यूब में हमने लिया, और उसके साथ हमने पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाया। पोटासियम आयोडाइड को KI, पोटासियम आयोडाइड KI कहते हैं, हमने मिलाया दोनों को। तो क्या देखेंगे हम लोग, जब ये दोनों को हम मिलाते हैं, ठीक है, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिलाने से एक ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल नहीं होता है, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट नीचे रह जाता है, ठीक है। आपने दोनों क्या मिला है, सॉल्यूशन मिला है, मतलब दोनों लिक्विड है ना, लिक्विड के नीचे जो नहीं मिल रहा है लिक्विड के साथ वो इनसॉल्युबल है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इसलिए वो नहीं मिलता है उसके साथ। तो ये हो गया एक इनसॉल्युबल तुम्हारा ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट निकला। तो वो जो ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट या सॉलिड निकला वो है लेड आयोडाइड का, PbI2। मतलब जब आपने PbNO3 होल 2 लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिलाया तो आपको क्या मिला, लेड आयोडाइड मिला, और आपको KNO3, ठीक है, मतलब पोटासियम नाइट्रेट जो है सॉल्यूशन में रह गया। पोटासियम जो तुम्हारा नाइट्रेट इस सॉल्यूशन में रह गया, और लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट की तरफ से यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट की तरह यहाँ नीचे तुम्हारा यहाँ पे जमा हो गया। इसमें तो नहीं है, वो एक टेस्ट ट्यूब में जमा हो गया, ठीक है। ओके, तो ये जो यहाँ पे एक चीज़ हुआ, ये भी एक रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ चेंजेस यहाँ पे हुआ है। यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या था तुम्हारा, एक तुम्हारा PbNO3 होल 2 था, इसके साथ आपने क्या मिलाया, पोटासियम आयोडाइड मिला, लेड नाइट्रेट के साथ आपने पोटासियम आयोडाइड मिलाया, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में क्या बना है, लेड आयोडाइड बना है, और क्या बना है, KNO3 बना है। ये सुनो, मतलब इसके साथ जो था वो यहाँ चला गया, और इसके साथ जो था वो यहाँ आ गया। मतलब ये देखो, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया, पार्टी बदल दिया। ये सुनो, ये दोनों दोस्त थे, ये दोनों दोस्त थे, अब ये दोनों दोस्त बन गए, ये दोनों दोस्त बन गए, पार्टी बदल दिया, है कि नहीं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। जब यहाँ पे PB ने तुम्हारा आयोडाइड, ये देखो यहाँ से NO3 ने NO3 यहाँ चला गया, तो हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में समझाऊंगा तो आपको तब समझ में आएगा। एनीवे, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें दो चीज़ हो रहा है, एक तो प्रेसिपिटेशन भी फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम इसको बोल रहे हैं, दूसरा हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब तीसरा रिएक्शन की तरफ चलते हैं, एक और है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल, कुछ जिंक ग्रैन्यूल हम लेते हैं Zn, ठीक है, और एक वो किस में लेंगे, कॉनिकल फ्लैक्स में लेंगे, और या फिर टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं। उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। Zn के साथ हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, आइदर HCl या सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो, एक तो पहला निकलेगा बबल्स, या जिसको हम लोग एफरवेसेंस कहते हैं। जब बबल्स निकलता है
इसको एफर्वेसेंस कहते हैं। ये किसके अराउंड फॉर्म होगा? जिंक के अराउंड। आपने देखा है कोका कोला में जैसे हम लोग एक आइस डाल देते हैं, उसके चारों तरफ एफर्वेसेंस या बबल्स ये हो जाते हैं, उस तरह का जिंक ग्रैन्युल के चारों तरफ लग जाएगा। और इसके साथ साथ एक गैस भी निकलेगा, ठीक है। वो गैस क्या है वो भी देखेंगे। टेस्ट ट्यूब या फ्लैक्स बिकम्स वार्म, ये गर्म भी हो जाएगा। जो कोनिकल फ्लैक्स में आपने रखा है यहाँ पे, जैसे ही आपने जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ये मिलाया है, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल को डाला इसमें, तो ये कोनिकल फ्लैक्स में ये नीचे जो है एफर्वेसेंस क्रिएट होगा, बबल्स क्रिएट होगा और इसमें से गैस निकलेगा जो कि तुम्हारा H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ये जो गैस रिलीज हुआ वो हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पे देखो आपने एक भी चीज़ देखा कि वार्म भी हो गया, फ्लास्क जो है वो वार्म भी हो गया, टेस्ट ट्यूब जो है वार्म भी हो गया। तो जब वार्म होता है मतलब हीट रिलीज होने की वजह से ही वार्म होता है ना। तो जब भी हीट रिलीज होता है किसी भी रिएक्शन में उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ देखा, हमने अभी तक जो है एक तो हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा, मैंने आपको पहले बताया कॉम्बसन, मैंने आपको जलाने वाला चीज़ बताया तो उसको कॉम्बसन रिएक्शन बोलते हैं। फिर हमने देखा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा जिसमें प्रेसिपिटेट लास्ट में रह जाता है। फिर हमने एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक जो है एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। फिर हमने अभी देखा एक टर्म देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, एग्जिट होता है हीट, एग्जिट। जब हीट रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हमको या हीट या एनर्जी रिलीज होता है, बाहर निकलता है, उस प्रोसेस से ऑटोमेटिक बाहर निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में हमको एनर्जी देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो जिसमें हम लोग को एनर्जी या हीट देना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट में आते हैं। तो हमने जिंक के साथ HCl मिलाया या जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया, तो इसने क्या फॉर्मेशन किया? जिंक क्लोराइड, और इसमें से क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकला। ओके, या फिर अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक को मिलाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकला। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जिंक ने Cl को, क्लोरीन को रिमूव किया, डिस्प्लेस किया, या फिर SO4 को डिस्प्लेस किया। ये सुनो, तो एक ही चीज़ डिस्प्लेस हुआ है, उसमें दो डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे क्या हुआ? एक ही चीज़ डिस्प्लेस हुआ है। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट या ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे किसको डिस्प्लेस किया? हाँ, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया फ्रॉम द एसिड। हीट यहाँ पे रिलीज हुआ, जब हीट रिलीज होता है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और देखो ये गैस पहले से हमको नहीं पता था, ये गैस पहले से नहीं पता होता है, इस गैस को भी टेस्ट हम करना पड़ेगा। यहाँ से जो आपको गैस निकला है ना, वो गैस इनिशियली आपको नहीं पता होता है कि H2 गैस है। ये कैसे पता चलता है H2 गैस है बोल के? H2 क्या करता है? खुद जलता है, जब जलता है पॉप साउंड क्रिएट करता है, फड़ फड़ होकर जलता है। तो जब इस गैस के यहाँ गैस निकलेगा ना, इसमें अगर आप एक थोड़ा बुझता हुआ माचिस दिखाओगे या फिर माचिस जला के दिखाओगे तो ज़्यादा जोर से जलेगा, फटफट होकर जलता है। तो इट क्रिएट ए पॉप साउंड। जब आप बर्न करते हो, हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड यूजिंग ए पॉप टेस्ट, बर्न विद ए पॉप साउंड। पॉप टेस्ट कहते हैं इसको, पॉप साउंड होता है हाइड्रोजन। तो जिसमें इस तरह का आप जलाते हो तो पॉप साउंड होता है, ज़्यादा जोर से जलता है, वो हाइड्रोजन है। ओके, ये चीज़ हमने देखा। तो ये तो तीन हमने एक्टिविटीज़ देखा। एक हमने कौन सा एक्टिविटी देखा? एक एक्टिविटी हमने ये देखा जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ। दूसरा हमने ये देखा जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। और एक एक्टिविटी हमने देखा जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये तीनों एक्टिविटी में हमने कुछ कुछ चीज़ देखा। एक एक्टिविटी में हमने देखा कि जिसमें तुम्हारा देखो, इन सब एक्टिविटी में किसी में टेम्परेचर निकल रहा है, किसी में कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी में जो है उसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी में उसका जो है गैस अलग अलग, मतलब अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है। हमने जो चीज़ देखा इसमें तो तुम्हारा फॉर्मेशन हो गया, पाउडर, एक में पाउडर फॉर्म हो गया, और क्या तुम्हारा फॉर्मेशन यहाँ पे, हाँ, पाउडर फॉर्म हुआ, डेजलिंग फ्लेम निकला, ठीक है, ओके। और दूसरा हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, इसमें हमने देखा हीट निकला। तो ये जो तुम्हारा कुछ कुछ रिएक्शंस है, इसमें कुछ कुछ जो है चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। सो एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारे और भी एक्टिविटीज अगर करके देखेंगे या कोई भी चीज़ देखेंगे, तो वी कैन सी देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, एंड वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
और उनका रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला चीज़ ये है कि केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये हमको जानना पड़ेगा, क्वेश्चंस में आता है आपका। ठीक है, दिस कैन बी ये 2 मार्क्स क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन में भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आइदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है या फिर गैस इवॉल्व हो सकता है, जैसे हमने जेडन वाला एक्टिविटी में देखा, लेड नाइट्रेट वाला एक्टिविटी में जो देखा उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ। जेडन वाला और HCl को जब हमने मिलाया उसमें हमने देखा गैस फॉर्म हो रहा था। किसी में कलर चेंज होता है, किसी में स्टेट चेंज होता है, किसी में टेम्परेचर निकलता है, टेम्परेचर में चेंजेस आता है। मतलब एक तो अगर आपने टेम्परेचर दिया या फिर टेम्परेचर निकला, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है यहाँ तक? अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा समझे। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे केमिकल इक्वेशन की तरफ। ठीक है, एनी डाउट? दोनों पायल भुए एंड बिस्वाल, कुछ डाउट है? कंफर्टेबल हो ना आप लोग? ओके, समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ बोलो। हाँ ओके, ये तुम्हारा क्वेश्चन भी है, मैंने बोला था लास्ट में ये पूछूंगा। ओके, अब मैग्नीशियम रिबन को हमने सैंड पेपर के साथ क्लीन क्यों किया? ठीक है, देखो मैग्नीशियम को हमने बोला कि ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो डेफिनेटली कॉम्बशन रिएक्शन में ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन अगर आप नहीं भी जलाते हो तो भी सराउंडिंग में ऑक्सीजन मिल जाता है। उसके ऊपर जब मैग्नीशियम उसके ऊपर मिल जाता है ना, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, मैं आपको, ये तुम्हारा एक्सरसाइज में भी है, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे भी है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखो। हाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? क्यों क्लीन क्यों करते हैं? देखो मैग्नीशियम रिबन्स फॉर्म्स ए लेयर, जब वो ऑक्साइड के साथ ऐसे ही बिना जलाए भी तो ऑक्सीजन है ना, सराउंडिंग में ऑक्सीजन है कि नहीं, वो मिल जाएगा और वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है इन सरफेस व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब भी किसी चीज़ पे, जैसे आयरन भी जो है तुम अगर बाहर रख देते तो उसमें भी ऑक्सीजन की वजह से ही तो रस्ट होता है ना, मॉइस्चर की वजह से। वैसे ही ऑक्सीजन तो हर जगह है, तो इसमें भी मिल जाता है, तो एक लेयर बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सो दिस ऑक्साइड प्रिवेंट्स प्रॉपर बर्निंग, इस ऑक्साइड की वजह से प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाता है। तो अगर हमको प्रॉपर बर्निंग देखना है या प्रॉपर एक्टिविटी देखना है तो हमको सबसे पहले उसको साफ करना पड़ेगा। क्लीनिंग या बाय रॉबिंग विथ सैंड पेपर रिमूव दिस MgO लेयर, इसी MgO लेयर को वो रिमूव करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीशियम बर्न्स एफिशिएंटली विद ब्राइट डेजलिंग या ब्राइट वाइट फ्लेम। तो दिस इज द रीज़न। तो एक क्वेश्चन में भी तुम्हारा दिया है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है? इसको लिखना तो लिख लो, ये तुम्हारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्योंकि राइट डाउन दिस क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर भी लिख लो, थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करो। प्रॉपर्ली बैठे हो, नहीं तो कोई आगे भी आ सकते हो। ओके, लिख लो।
हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखना, कोई भी चीज़ को ना, मतलब अगर इस तरह का प्रॉपर बर्निंग करना है तो अगर वो मेटल्स है या तो नॉर्मली हम लोग इसलिए क्लीन करते हैं ऑक्सीजन के वजह से, ठीक है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करें केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं। ओके ओके, केमिकल इक्वेशन देखो, जब हमने पहला एक्टिविटी देखा उसमें हमने लिखा कि मैग्नीशियम जब वो बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जब सेंटेंस लिखेंगे बहुत लंबा है तो उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और वो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जब हम लोग ये जो देखो बीच में एक एरो मार्क दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखो बुक में वही दिया है, दोनों के बीच में एक एरो मार्क दिया है, तो एरो मार्क के इस साइड में जो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में LHS, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और राइट हैंड साइड में जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग ये वार्ड इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं, वार्ड इक्वेशन कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वार्ड इक्वेशन, सिंपल वे में हमने लिखा, सिंपलेस्ट वे टू डिस्क्राइब दिस is called in the form of word equation. Okay, then the substance that undergo chemical change in the reaction, here magnesium and oxygens are the reactant and new substance जो form हुआ वो क्या हो गया, magnesium oxide, जो कि तुम्हारा product है। Okay, word equation show changes in the reactant to product through an arrow, हमने एक arrow दिया वहाँ पे, ठीक है। The reactants are retained on the left hand side, दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस साइन होगा, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस साइन होगा, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो भी उन दोनों के बीच में प्लस साइन होता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, एरो हमेशा क्या है, प्रोडक्ट की तरफ होता है, क्लियर, प्रोडक्ट की तरफ होता है, उसका हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है। ओके, एक सेकेंड, अब हम देखेंगे राइटिंग केमिकल इक्वेशन। जस्ट सेकेंड, ओपन किया, हाँ ये तो हो गया। हाँ, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, पेज 9, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। सो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे, अगर उससे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड जो हमने लिखा, क्या उससे भी और शॉर्ट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये सुन लो, उसके सिंबल में लिख सकते हैं। जो हमने मैग्नीशियम लिखा था उसका सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, प्रोडक्ट क्या बना, MgO बना है, ठीक है। सो शॉर्टर, ये और ज़्यादा शॉर्टर वे है। सो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज और यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम, हमने केमिकल फॉर्मूला यूज किया। सो द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटॉम इन ईच एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, दोनों में नंबर ऑफ एटॉम देखेंगे, LHS में कितना है, RHS में कितना है। तो LHS का अगर हम देखेंगे, LHS में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, RHS में मैग्नीशियम कितना है, 1। ऑक्सीजन LHS में कितना है, 2 एटॉम है, यहाँ पे कितना है, 1 एटॉम है, राइट। तो ये जो तुम्हारा हमने केमिकल इक्वेशन तो लिखा, लेकिन दिस इज नॉट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज नॉट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इफ द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट सेम, नहीं है, इफ यस देन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस, अगर नहीं है तो उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, बिकॉज मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। एंड आपने पढ़ा था क्लास 9 में लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास दोनों साइड में क्या होता है, सेम रहता है, तो ये नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। सो सच ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं फॉर ए रिएक्शन इक्वेशन। हाँ, सो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग मैग्नीशियम, यार ये जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ये जो हमने लिखा है वो क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर कैसे करेंगे, यहाँ पे ये तो सेम है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ये तुम्हारा 1 है, इसको 2 करना पड़ेगा, राइट। इसको 2 कैसे करेंगे, 1 है तो इसमें 2 इंटू कर देंगे, ये सुनो, ऑक्सीजन 1 है तो उसमें 2 इंटू करेंगे ना। तो 2 इंटू क्या यहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे बताओ, यहाँ पे करेंगे ना। तो 2 हम लोग कहाँ इंटू करते हैं, यहाँ करने से नहीं चलेगा। देखो हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, लास्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग जो है जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं, तो ये तुम्हारा MgO था, हम लोग ऐसे ब्रैकेट देके यहाँ भी नहीं कर सकते या बिना ब्रैकेट का भी यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। बिना ब्रैकेट का सिर्फ ऐसा भी नहीं लिख सकते, एज पर द रूल ये भी अलाउ नहीं है। हम जब ऐड करते हैं हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हम 2 जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आगे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब जब हमने लिखा तो अब क्या चेंजेस हो गया, अब देखो राइट हैंड साइड में ये क्या हो गया, ये भी 2 हो गया ना, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो इसको कैसे सेम करेंगे, इसको सेम करने के लिए इसमें भी हमको 2 करना पड़ेगा, तो हमने 2 कर दिया। अब देखो 2 मैग्नीशियम है, ये सुन लो। अब LHS RHS को देखो, LHS और RHS, मैग्नीशियम दोनों साइड में क्या है, इसमें भी 2 है, वहाँ पे भी 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो बैलेंस हो गया कि नहीं, ये तुम्हारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर, 2Mg + O2 = 2MgO। क्लियर है ना, कि डाउट है, ओके हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं जिंक जो तुम एक और हमने देखा था ना, जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फाइड जो बना था, वो भी हम लोग देखते हैं, जो हमने देखा था यहाँ पे एक्टिविटी में, ये वाला एक्टिविटी 1.3। अब उसको देखते हैं। व्हाट इक्वेशन, जिंक के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकला। तो हम जब लिखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, Zn + H2SO4 प्रोडक्ट क्या होगा, रिजल्ट्स इन ZnSO4 + H2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। गैस जो होता है ना उसके लिए इस तरह का एक सिंबल दिया जाता है ऊपर, ठीक है। प्रेसिपिटेट के केस में क्या होता है, इस तरह का सिंबल दिया जाता है, नीचे के साइड में एरो मार्क होता है, जैसे आपने वो PbNO3 वाला रिएक्शन में देखा था। किस में देखा था, ये वाला रिएक्शन में तुमने देखा। देखो ये एक नीचे देखो दिया गया है ना, प्रेसिपिटेट के केस में नीचे एरो होता है, ये याद रखना। और तुम्हारा जब गैस निकलता है यहाँ पे ऊपर ऐसे एरो होता है, जो गैस है उसके साइड में, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब देखो इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड में अगेन, तो जिंक कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 है ना, कितना है लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है, 1 है, एक ही है। राइट हैंड साइड में कितना है, यहाँ पे एक ही है ना, एक है, तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2 है, राइट हैंड साइड में कितना है, 2 है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर 1 है, इसमें भी कितना है, राइट हैंड साइड में भी 1 है, ये सुनो, ये दोनों 1 है। ऑक्सीजन कितना है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, दिस इज इटसेल्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे Fe + H2O रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है Fe3O4 + H2, ठीक है। सो अभी देखते हैं इसके बारे में, ओके। देखो तो ये तुम्हारा अनबैलेंस्ड केमिकल जो इक्वेशन है। अब जब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है, बैलेंस करना पड़ता है। जब हम बैलेंस करते हैं तो हम लोगों को कुछ जो है स्टेप्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स है देख लो। जब भी हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हाँ, तो हम लोगों को ये स्टेप्स जो है हमको देखना पड़ता है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम लोग को लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखना होता है, जो क्लास में हमने पढ़ा था, राइट। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. So that is the total mass of element present in the products of chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactant site. दोनों साइड का प्रोडक्ट मास सेम होना चाहिए। So in other words, number of atoms of total of each element remains the same before and after the chemical reaction. Okay.
सो यू नीड टू बैलेंस द एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स होता है। पहला स्टेप क्या होता है, हम वार्ड इक्वेशन लिखेंगे जो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा था वो वार्ड इक्वेशन। फिर उसका स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे जिसमें हमने लिखा था कैसा, Mg, हमने लिखा था ना Mg प्लस O2 MgO, ये तुम्हारा क्या स्केलेटल इक्वेशन है। फिर हमने देखा फॉर्मूला जो है बॉक्सेस में लिखा, फिर LHS RHS बनाया, नंबर ऑफ एटम को काउंट किया दोनों साइड में, जो पहले बिगेस्ट फार्मूला उसके साथ बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, फिर जो है डिफरेंट एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम होगा उसको बैलेंस करते हैं, और लास्ट में करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करते हैं। तो जब हम Fe3 इसको चेक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। Fe, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, आयरन है, ये किसके साथ मिल रहा है, वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है प्लस H2 बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। ओके, अब दोनों साइड में देखेंगे, ठीक है, आयरन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है, 3, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2, राइट हैंड साइड में कितना है, 2, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में कितना है, 4। ओके, सो हमने पहले नंबरिंग कर दिया। सो इट हैज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हमेशा सबसे पहले ईजी क्या होता है, तो आप कोई भी रैंडमली किसी भी एटम को लेके स्टार्ट कर सकते हो, बट कोशिश हमेशा जो ज़्यादा ये करना कि जिसमें ज़्यादा एटम है हमको सबसे पहले उसको देखना है। सो इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस साइड में भी आपको लगता है जिसमें ज़्यादा नंबर है उसको हम लोग सबसे पहले देखें। ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यूजिंग दिस क्राइटेरिया। हम Fe3O4 को सबसे पहले लेंगे, ठीक है, Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन, इसमें 4 है, ऑक्सीजन में 4 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर 4 करना है, जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि ऑक्सीजन इस साइड में 1 है, ये सुनो, इसमें 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। ऑक्सीजन में सबसे पहले हम लोग 4 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, 4 पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, Fe प्लस H2O, ये तुम्हारा Fe3O4 है प्लस H2 है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। तो 4 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, देखो ये यहाँ तक हम पहुँच गए। 4 मल्टीप्लाई करने के बाद अब फिर से गिनेंगे, तो Fe तो यहाँ पे 1 है, ये 3 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन कितना बन गया, इसमें 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन अभी 8 बन गया है, हाइड्रोजन अभी 8 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 4, अब हाइड्रोजन को देखेंगे, ठीक है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, इनिशियली इतना था, हमने कर दिया, दोनों साइड में 4 ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा, ठीक है, पार्शियली बैलेंस्ड। जब यहाँ तक पहुँचते हैं इसको क्या कहते हैं, पार्शियली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम हाइड्रोजन को जो है इक्वलाइज करेंगे, तो क्या होगा, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, Fe प्लस H2O गिव्स राइज टू Fe3O4 प्लस H2। हमने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसमें कितना है, 8 है, तो उस साइड में कितना करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं। Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या बचा आपके सामने, Fe बचा है। Fe के लिए क्या करेंगे, Fe के लिए क्या करेंगे बताओ, उसमें 3 है, इसमें अगर 3 ऐड कर दिया तो हो जाएगा सिंपल। तो हम क्या करेंगे, Fe के लिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं। यहाँ पे तुम्हारा Fe 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे ना। देखो 3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं हुआ कि नहीं, फिर देखते हैं। 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2, अब हुआ कि नहीं, देखो LHS RHS करके देखें, देखो LHS RHS, Fe कितना है LHS में, 3, उसमें कितना है, 3, ऑक्सीजन कितना है इसमें, 4, उस साइड में 4, हाइड्रोजन कितना है इस साइड में, 8, उस साइड में 8, हो गया ना। ये तुम्हारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये तुम्हारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड आर इक्वल, सो द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। हमने बार बार एक एक करके हमने क्या किया, एलिमेंट्स को बैलेंस करने का कोशिश किया एक एक करके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल। आपने ट्राई किया, नहीं बनता तो फिर चेंज करते,
जब तक नहीं बनता तब तक चेंज करते हैं। मान के चलो वो नहीं बनता तो फिर हम कुछ और ऐड करते हैं, जब तक नहीं बनता तब तक ट्राई करते हैं। दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हम लोग जब नहीं बनता है तब तक हम ट्रायल कर रहे हैं, तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। ओके, सो एज वी कैन ट्रायल द बैलेंस द इक्वेशन, सो इस अब जब हम स्मॉलेस्ट होल नंबर तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट, अब जब हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट जैसे कि आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसमें हम लोग सॉलिड लिखेंगे, नीचे लिखा जाता है नॉर्मली, ठीक है। इसके नीचे यहाँ ऐसे साइड में भी लिखा है, बट नॉर्मली हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने हाइड्रोजन, ये तुम्हारा जो वाटर है ना, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। 4H2O ये तुम्हारा गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। और तुम्हारा Fe3O4 ये सॉलिड है, और H2 क्या होता है, गैस है। इस तरह से हम लोग सिम्बोलाइज करते हैं, ठीक है। सो केयरफुली एग्जामिन द बैलेंस्ड इक्वेशन। डज द इक्वेशन टेल्स एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट? नहीं बता रहा था, यहाँ पे बता रहा है कि नहीं, बताओ। टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, हम उसके साथ उसका स्टेट को भी मेंशन करते हैं, फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करते हैं। सो द गैसियस, लिक्विड, एक्वस इसे लिखते हैं। एक्वस को कैसे लिखते हैं, AQ लिख के हम लोग ब्रैकेट देके लिखते हैं, एक्वस अगर होता है तो। लिक्विड को ऐसे स्मॉल l में लिखते हैं, और सॉलिड गैस को तो हमने लिख के बता दिया, ठीक है। सो नोट दैट द सिंबल G यूज्ड विथ हाइड्रोजन वाटर इज टू इंडिकेट दैट इट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। हमने आयरन को स्टीम किया, स्टीम दिया आयरन के साथ, ठीक है। ओके, सो यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं लिखा होता है, बट कुछ केसेस में लिखा होता है। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट भी लिखना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। सो फॉर द रिएक्शन दिस थिंग्स आर ऑल्सो इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो तुम्हारा ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें क्या लिखा है, ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस है ना, ये देख लो, ये वाला तुम्हारा जो है CO2 प्लस H2O गिव्स राइज टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस भी निकलता है और वाटर भी निकलता है उसमें, इस प्रोसेस में, ठीक है, पानी भी निकलता है। इसमें 6CO2 प्लस 12H2 जो बैलेंस करेंगे तो फिर ये निकलेगा, फिर 6O2 फिर 6H2O निकलता है। ये जो तुम्हारा देखो, ये इन्फॉर्मेटिव नहीं है, लेस इन्फॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन है। तो इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव करने के लिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे। यहाँ पे देखो ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल भी लिखा है। ऊपर क्या लिखा है, सनलाइट लिखा है, और नीचे क्लोरोफिल लिखा है। क्लोरोफिल मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। खाली सनलाइट से भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और खाली क्लोरोफिल पिगमेंट होने से सनलाइट तुम्हारा जो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या, क्लोरोफिल तो रात में भी रहता है, लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस होता है क्या, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं है। और हमको हमारे ऊपर सनलाइट गिरता है, लेकिन क्या हम फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। तो दोनों चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये तुम्हारा एक्वस होता है, ग्लूकोज, ठीक है। ये भी तुम्हारा एक्वस होता है, ऑक्सीजन, ये तुम्हारा लिक्विड में होता है। तो इस तरह से लिखते हैं। CO2 प्लस H2 गैस है, ऊपर देखो एक 340 ATM लिखा है, तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और क्या है, प्रतीक, हाँ, पीयूष, हाँ, आपने क्या किया है पीयूष, आपने ना यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देके कर दिया है, राइट। ये दिस इज नॉट अलाउड, ऐसे आप नहीं कर सकते। आप कोई भी अब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आप यहाँ भी नहीं लिख सकते, ब्रैकेट लेके भी नहीं लिख सकते, सिर्फ आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो इसीलिए सबसे पहला चीज़ ना, आप लोग क्या करोगे, LHS और RHS को लिखोगे, ठीक है। LHS RHS को मस्ट आपको लिखना है, राइट। ये तो बहुत आसान है, इसमें भी हम LHS RHS में बताए तो आप लोगों को। देखो पहला वाला में, ठीक है, सब लोग देख लो, ठीक है, सब लोग देखो। तुम्हारा हो गया विकास, तुम्हारा हो गया शाहजहाँ, हो गया ना, एक कोशिश करो, जो कोशिश कर रहे हो आराम से कोशिश करो। देखो जो लोग कर चुके हैं नहीं हो पाया, देखो सबसे पहला चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप लोग फास्ट करने का ज़रूरत नहीं है, LHS RHS लिखोगे, राइट। तो यहाँ पे H कितना है इस साइड में, ये वाला रिएक्शन में हाइड्रोजन कितना है, इसमें 2 है, इसमें सिर्फ 1 है,
क्लोरीन कितना है इसमें, इसमें 2 है, इसमें सिर्फ 1 है, राइट, इतना है ना। हाँ, तो क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे अगर 2 डाल देंगे, मतलब यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यही तो करना है ना, ये सुनो। तो इस साइड में 2, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करना, तो आगे ही लिखना पड़ेगा। अगर किसी एक में आपने 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया, आप सिर्फ इतना मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 तो आगे ही लिखोगे ना। अभी ऑटोमेटिकली देखो क्लोरीन कितना हो गया, 1 था, अभी 2 हो गया ना, इसमें भी तो 2 मल्टीप्लाई हो गया है, तो हो गया ना, इस साइड में 2, इस साइड में 2, इस साइड में 2, इस साइड में भी 2 हो गया। तो पहला वाला तो ऐसे ही बैलेंस्ड हो गया, H2 + Cl2 2HCl, ठीक है। दूसरा वाला देखो, ये सब लोग ऑलमोस्ट आप लोगों ने सही किया है, बाकी फिर भी देख लो, यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है। LHS RHS, Ba कितना है, बेरियम कितना है, इस साइड में कितना है, 1 है, इस साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1 ही है ना। और क्लोरीन कितना है इस साइड में, इसमें 2 है, इस साइड में कितना है क्लोरीन, 3 है। और तुम्हारा एल्यूमिनियम इस साइड में कितना है, 2 है, इस साइड में कितना है, 1 है। तो जो और क्या है, SO4 है, S है, ठीक है। सल्फर कितना है इसमें देखो, इसमें कितना सल्फर है बताओ तनिष्का, सल्फर कितना है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर कितना है टोटल, ये सल्फर कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, सल्फर कितना है, S कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, त्रियांश बताओ सल्फर कितना है, 3। यहाँ पे जहाँ भी जो भी लिखा है ना, SO4 होल 3 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये S3 भी है और O4 का भी 3 है, समझ रहे हो। तो S कितना हो गया यहाँ पे, 3, और इस साइड में कितना है, सिर्फ 1 है ना, ये सुन लो। और ऑक्सीजन के पास आते हैं, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 4 × 3 12 है, 4 × 3 है, ये टोटल कितना है 12 है। और इस साइड में कितना है 4, राइट। तो आपको सबसे पहला चीज़ यही देखना पड़ेगा, LHS RHS अगर जब तक आपने नहीं किया है तब तक आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अब देखो, ठीक है, इसको तो बैलेंस करेंगे, मैं तीसरा वाला भी आपको बता देता हूँ, आप शायद थोड़ा आपको आसान हो जाए कोशिश करने में। इधर Na कितना है LHS में 1, RHS में कितना 1, H2, H कितना है इसमें 2, इसमें कितना है 3, H इसमें 1 है, देखो इसमें 1 है ना, और इसमें 2 है, टोटल कितना 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना है इसमें सिर्फ 1 है 1, इसमें कितना है 1। तो आपको बैलेंस किसको करना है, बस इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें अगर आप 2 कर दोगे, मतलब हाइड्रोजन को आपको कितना करना है, इस साइड में 4 करना है, तो 2 कर दोगे तो ये देखो, ये क्या था 2 था और 1 था। अब इसके साथ जहाँ पे 1 है उसके साथ आपने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 2 + 2, राइट हैंड साइड में 4 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे आपने 2 डाल दिया, ठीक है। अब जब आप यहाँ आपने 2 मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट Na भी 2 हो गया ना, ये भी 2 में मल्टीप्लाई हो गया, तो इस साइड में कितना हो गया Na 2 है। इस साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, Na के लिए भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे भी तो 2 हो गया ना। इसमें देखो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 2 अगर जहाँ पे मल्टीप्लाई किया है उसके बाद जितने भी हैं NaOH था, आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तीनों के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे जो पहले 1 था वो कभी कितना बन गया 2 बन गया ना। और ये H2 में भी 1 ऑक्सीजन था, वो कितना हो गया, अभी आगे 2 लगाया तो यहाँ पे भी ये 2 हो गया। तो अब देखो सब सेम हो गया कि नहीं, देखो नाइट्रोजन सोडियम यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला जो रिएक्शन है ये कौन बैलेंस करके बताएगा, बताओ। ये तुम्हारा BaCl2 वाला जो है, ये वाला कौन करके बताएगा, कौन करेगा ये वाला, हाँ करोगे तुम विकास, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे करके थोड़ा यूज मतलब यहाँ पे भी आके करने लगोगे, ठीक है। सो देखो
BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, BaSO4 प्लस AlCl3, ये हो रहा है ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये तो सेम है, बेरियम सेम है, क्लोरीन तुम्हारा सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन, तो सबसे पहले वहाँ से चलेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, इस साइड में 4 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस साइड में हमको 3 मल्टीप्लाई करने हैं। किस में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ना, तब जाके ये 12 होगा, तो ये तो 12 हो गया। तो जब ये 12 हो गया तो ये कितना हो गया, ये भी तो 3 हो गया, ये सुनो, ये 3 हो गया। अब जब इसमें हमने 3 मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली ये भी तुम्हारा 3 हो गया है, राइट। और S भी कितना हो गया, उसमें भी 3 मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, तो S भी 3 हो गया कि नहीं। इतना पहला स्टेप में आपका हो गया है, राइट, ओके। तो तुम्हारा क्या क्या बैलेंस ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है। तो सल्फर तुम्हारा ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, ठीक है। एक ये बंद करना पड़ेगा, एक सेकंड, ओके। तो हाँ, सबसे पहले उसके बाद क्या हुआ, सल्फर हो गया। एल्यूमिनियम को देखते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, ये सुनो। तो इसमें हमने 2 दे दिया, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। क्लोरीन इस साइड में कितना है, 6 है, ये सुनो। और यहाँ पे कितना था, 2, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा, यहाँ पे ना, इस साइड में, यहाँ पे तो 2 हो गया ना, 6 हो गया ना, यहाँ पे 6 हो गया ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे 2 आपने दे दिया। इस साइड में आपको 3 मल्टीप्लाई करना है, आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्लोरीन 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे भी देखो 3 मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो बेरियम भी क्या हो गया, 3 हो गया। अब बेरियम सेम, क्लोरीन भी तुम्हारा सेम, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, एल्यूमिनियम भी तुम्हारा सेम, सल्फर भी सेम और ऑक्सीजन भी सेम। तो ये तुम्हारा बैलेंस्ड है, 3 BaCl2 देन Al2SO4 होल 3, 3 BaSO4 प्लस 2 AlCl3। ये लिखा है आप लोगों ने सबने, त्रेयांश लिखा है ना, सबने लिखा है। साहिल, साहिल नहीं आया क्या, और साहिल, हाँ, तो ठीक है, हो गया, क्लियर, क्लियर है ना, ओके। नेक्स्ट, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। ये दोनों आप होमवर्क की तरह लेके जाओ, मैं और भी कुछ होमवर्क भेजूंगा, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, दोनों आप घर पे करना, ठीक है, इतना ही पढ़ते। कोई डाउट है?